हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास में जैव विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम विकास की प्रक्रिया को समझेंगे, उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षणों में अंतर, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जातीय उद्भव, समजात व समरूप अंगों में अंतर, जीवाश्म, विकास के चरण, विकास को प्रगति के समान क्यों नहीं मानना चाहिए तथा मानव विकास पर चर्चा करेंगे। हम ये जानते हैं कि जनन प्रक्रम द्वारा नया जीव उत्पन्न होता है तथा डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटि और लैंगिक जनन के सहायता से जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। यह विभिन्नताएं हजारों वर्षों पूर्व जीवों में उत्पन्न होना शुरू हुई तथा इन्हीं का परिणाम है कि आज धरती पर जीवन विविध रूपों में पाया जाता है। विभिन्नताएं समष्टि पर क्या प्रभाव डालती हैं, ये समझने के लिए आइए हम इन 3 स्थितियों को समझते हैं। लाल भृंगों का समूह मतलब लाल कीड़ों का समूह हरी पत्तियों वाली झाड़ियों में रहते थे। यह समष्टि लैंगिक जनन द्वारा वृद्धि करती थी तथा इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती थी। कोए इन भृंगों को खाते थे। जनन के दौरान इनके रंग में विभिन्नता आती है, जिसमें कुछ भृंग हरे रंग के उत्पन्न होते हैं। हरे भृंग हरे रंग का यह लक्षण अपनी संतति में स्थानांतरित करते हैं। कोए हरी पत्तियों की झाड़ियों में हरे भृंगों को नहीं देख पाते, अतः इन्हें नहीं खा पाते हैं। अतः समष्टि में लाल भृंगों की अपेक्षा हरे भृंगों की संख्या बढ़ती जाती है। वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं, प्राकृतिक चयन कहलाता है। अगर हम भृंगों की इस समष्टि की स्थिति को देखें तो यहाँ पे हरे रंग की जो विभिन्नता है उसे प्रकृति ने चुना है, क्योंकि लाल भृंगों को कौवे खा गए तो अधिक मात्रा में जनन करके वृद्धि करने वाले हरे भृंग बचे। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक चयन जिस प्रक्रिया द्वारा किसी समष्टि में किसी लक्षण का कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। यह एक धीमी गति से होने वाली नॉन रैंडम प्रक्रिया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक समष्टि को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सहायक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इसकी व्याख्या करता है कि पर्यावरण किस प्रकार समष्टि और जनसंख्या के विकास को प्रभावित करता है, ताकि वो सबसे उपयुक्त लक्षणों का चयन कर सके। आइए अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। इस स्थिति में लाल भृंगों के रंगों में फिर विभिन्नता उत्पन्न होती है तथा कुछ जीव नीले रंग के उत्पन्न होते हैं। नीले रंग का लक्षण भृंग अपनी संतति को वंशानुगत करते हैं। कोई नीले और लाल भृंगों को हरी पत्तियों पर आसानी से पहचान कर खा सकता है। वहां एक हाथी आता है और उन झाड़ियों को रौंद देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लाल भृंग मर जाते हैं, परंतु कुछ नीले भृंग बच जाते हैं। इनकी समष्टि फिर से धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु अब उसमें अधिकतर भृंग नीले हैं। छोटी समष्टि में कोई दुर्घटना किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ नहीं होता। इस स्थिति में यही हुआ है कि जो नीले रंग की विभिन्नता थी वो उन भृंगों को उत्तरजीविता मतलब सरवाइव करने में हेल्प नहीं कर रही थी। वो संख्या में क्यों बढ़ी? क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया, हाथी ने उन झाड़ियों को रौंद दिया और ज्यादातर लाल भृंग मर चुके थे। जो बचे वो सिर्फ नीले भृंग थे। इसी वजह से जनन करके नीले भृंगों की संख्या उस समष्टि में बढ़ गई। तो क्योंकि एक्सीडेंटली हुआ, नीले जीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सीडेंटली इंक्रीज हुई, इसलिए इसका उत्तरजीविता मतलब उनके भृंगों के सर्वाइवल पे कोई उनको बेनिफिट नहीं मिला। इस तरह के फिनोमेना को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवंशिक अपवाद कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चेंज इन अ allele frequency in a population due to a random selection of certain gene। आइए अब तीसरी स्थिति पर नजर डालते हैं। झाड़ियों में पादप रोग लग जाता है, भृंगों के लिए पत्तियां कम हो जाती है,
इसलिए भोजन के अभाव में भृंगों के औसत भार में कमी आ जाती है। कुछ पीढ़ियों बाद पादप रोग समाप्त हो जाता है तथा भृंगों को पुनः पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो जाता है। तब इनका औसत भार पहले जैसा हो जाता है। भृंगों की जनसंख्या में कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं आया है। देखिए, पहली जो दो कंडीशंस थी उनमें उनके अंदर आनुवांशिक परिवर्तन था, कि मतलब जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर का ट्रेट था, लक्षण था, वो उनकी संतति में भी जा रहा था। पर यहाँ पर जो बॉडी वेट कम हुआ है, बॉडी वेट कम होना कोई आनुवांशिक लक्षण नहीं है। ये जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के कारण आया है। मतलब कि क्योंकि उनको खाना कम मिल रहा था तो उनका औसत बॉडी वेट, एवरेज बॉडी वेट जो था वो कम हो गया, और जब उनको फिर से भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा, सफिशिएंट मिलने लगा, तो उनका बॉडी वेट जो है वो पहले की तरह नॉर्मल पर चला गया। उपार्जित लक्षण, एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं लाते और अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। यह लक्षण जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए अल्प पोषित भृंगों के भार में कमी। आनुवांशिक लक्षण, इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये लक्षण जीवों को वंशानुगति से प्राप्त होते हैं। ये जनन कोशिका के डीएनए में परिवर्तन लाते हैं, इसलिए वंशानुगत होते हैं। यह जैव विकास में सहायक होते हैं, जैसे कि मानव की आंखों व बालों का रंग, या हम अपने पहले दो एग्जाम्पल्स देखें कि भृंगों के जो कलर था वो चेंज हो गया ग्रीन या ब्लू में। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेबीएस हेलेडेन ने 1929 में यह सुझाव दिया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई थी। उन्होंने यह कल्पना की कि पृथ्वी का उस समय का वातावरण आज के समय के वातावरण से भिन्न था, जिसे उन्होंने प्राथमिक वातावरण कहा। इसे सिद्ध करने के लिए, इसी विचार को प्रूव करने के लिए स्टैनले एल मिलर तथा हेरोल्ड सी यूरे द्वारा 1953 में एक प्रयोग किया गया। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसमें अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन नहीं था। पात्र में जल भी था, जिसका तापमान 100 डिग्री से थोड़ा सा कम था। गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गई। एक सप्ताह बाद 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गया था और कई अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए। इससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि इन सरल कार्बनिक पदार्थों तथा अमीनो अम्ल से आगे चल के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बने, जिनसे जीवन की उत्पत्ति हुई। जाति उद्भव, स्पेसियाइजेशन। विकासीय प्रक्रिया के दौरान नई जाति की उत्पत्ति होना जाति उद्भव कहलाता है। यह जैव विविधता का आधार है। Speciation is an evolutionary process of the formation of new and distinct species. अब हम ये समझेंगे कि जाति उद्भव होता कैसे है। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे एक समष्टि के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और कैसे प्राकृतिक चयन और जेनेटिक ड्रिफ्ट द्वारा उन विभिन्नताओं का चयन होता है। मान लीजिए कि जिन भृंगों की हमने बात की थी वो जिन झाड़ियों पे रहते हैं, वह झाड़ियां एक पहाड़ पे फैली हुई है, तो उन भृंगों की जो समष्टि है, पॉपुलेशन है, वो पहाड़ पे पूरे पहाड़ पे फैली होगी। कुछ इस वजह से वह उप समष्टियां बना लेती हैं, सब पॉपुलेशन बना लेती हैं। और समय के साथ क्या होता है कि जीव जो है एक सब पॉपुलेशन से दूसरी सब पॉपुलेशन में आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों पॉपुलेशंस के बीच में जीन्स का ट्रांसफर होता है, जिसे जीन फ्लो या जीन प्रवाह कहते हैं। जीवों की उपसमष्टि में जीवों के आदान प्रदान से जीन प्रवाह होता है। जीन फ्लो इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल from one generation to another. It takes place between two subspecies or population of same species. It is mediated through migration and reproduction.
जब तक जीन फ्लो इन दो उपसमष्टियों में चलता रहेगा, तब तक इनमें समानताएं बनी रहेंगी तथा इनके जीव आपस में अंतर्जनन करने में सक्षम रहेंगे। मान लीजिए यह उपसमष्टियां भौगोलिक रूप से अलग हो गई और उनमें जीन प्रवाह भी बंद हो गया। इस अवस्था में उनकी आने वाली पीढ़ियों में उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुकूल विभिन्नताएं आएंगी, जिनका चुनाव प्राकृतिक चयन मतलब नेचुरल सिलेक्शन और आनुवंशिक विचलन जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा होगा। और अगर ये विभिन्नताएं उन दोनों उपसमष्टियों के डीएनए में परिवर्तन ले आती हैं या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन ले आती हैं, तो वह आपस में जनन करने में सक्षम नहीं रहेंगी तथा नई समष्टि या स्पीशीज का निर्माण करेंगी। जाति उद्भव के इस प्रोसेस में जो कारक कार्य करते हैं वो है जीन फ्लो। उपसमष्टियों के बीच में जीवों के आदान प्रदान से जीन प्रवाह होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, छोटी समष्टि में कोई दुर्घटना किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ नहीं होता है। प्राकृतिक चयन, वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं, तथा भौगोलिक पृथक्करण, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जनसंख्या में नदी पहाड़ आदि के कारण यह दो उपसमष्टियों में बढ़ जाती है। आइसोलेशन ऑफ अ स्पीशीज और a group of individuals from others by means of some physical barriers like rivers, mountains, big glaciers, etc. विकासीय संबंध, evolutionary relationship, समान लक्षण अभिलक्षण जीवों में विविधता होने पर भी उनमें विकासीय संबंध को दर्शाती है। उदाहरण के लिए पक्षियों, सरीसृप, जलस्थलचर, मानव में अग्रपाद की संरचना समान है, परंतु इनके कार्य भिन्न हैं। समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन, विभिन्न जीवों के वह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स, विभिन्न जीवों की वह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। समजात अंग इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इन जीवों की उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई थी तथा उनके बीच विकासीय संबंध का प्रमाण देती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सरीसृप, पक्षी, जलस्थलचर और मानव के अग्रपाद की संरचना सेम है, समान है, पर इनके कार्य अलग अलग है। Organs of different animals that are having similar structure but differ in their functions are called homologous organs. समरूप अंग एनालॉगस ऑर्गन्स, परंतु विभिन्न जीवों में कुछ अभिलक्षण जिनकी संरचना तो भिन्न होती है, उत्पत्ति भी समान नहीं होती है, किंतु इनका कार्य समान होता है। Organs are structures having similar or corresponding functions but not the same evolutionary origin, that is similar structure. उदाहरण के लिए तितली का पंख है, चमगादड़ का पंख है, पक्षी का पंख है। ये तीनों पंख हैं, ये उड़ने के काम आते हैं, पर इनकी संरचना अगर हम कंपेयर करें तो डिफरेंट है। तो ये एनालॉगस ऑर्गन्स या समरूप अंग हैं। इसी प्रकार जो समजात अंग है वो ये प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है। वह जैव विकास का प्रमाण देते हैं। ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ये प्रूव करके कि उनके एंसेस्टर्स सेम थे, उनके जो उत्पत्ति है, ओरिजिन जो है वो सेम एंसेस्टर्स से हुआ है। तरफ एनालॉगस ऑर्गन्स जो है वह ये प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। जीवाश्म फॉसिल्स, कालांतर में चट्टानों या भूमि के अंदर दबे जीवों के मृत परिरक्षित अवशेष या उनकी छाप जीवाश्म कहलाते हैं। अ फॉसिल इज एनी प्रिजर्व्ड रिमेन्स, impressions or trace of any once living thing from a past geological age. इनसे हमें उन स्पीशीज के बारे में पता चलता है जो कभी जीवित थे परंतु अब धरती पर नहीं पाए जाते हैं।
जीवाश्म कितना पुराना है ये जानने के तरीके। खुदाई। पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए जाने वाले जीवाश्म की अपेक्षा नए होते हैं। फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म में पाए जाने वाले कार्बन 12 के समस्थानिक कार्बन 14 के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। विकास के साथ जीव की शारीरिक संरचना भी जटिल होती गई, परंतु क्या यह मात्र कुछ विभिन्नताओं के कारण हो पाया? ऐसा नहीं है। विकास का यह सफर अत्यंत धीमा है, जिसमें धीरे धीरे डीएनए में परिवर्तन आते गए। जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। उदाहरण के लिए आंख। प्लेनेरिया में अति सरल आंखें होती हैं जो केवल यह संसूचित करती है, सिर्फ यह डिटेक्ट करती है कि लाइट प्रेजेंट है या नहीं। कीटों की आंखें जटिल होती हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी कंपाउंड आईज होती हैं, और मानव में द्विनेत्री आंखें होती हैं। तो ये जो चेंजेस आए, कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑर्गन्स के अंदर, जीवों के अंदर, वो एक बार में या एक पीढ़ी में नहीं आई, जबकि धीरे धीरे बहुत सारी विभिन्नताओं के इकट्ठे होते रहने के कारण तथा उनके प्राकृतिक चयन के या आनुवांशिक अपवाद के कारण, उनके चयन के कारण वह जीवों के अंदर आई। कुछ लक्षण ऐसे भी विकसित हुए जिनका जीवों ने भिन्न भिन्न प्रयोग किया। मतलब कि जैसे कुछ डायनासोर्स में पंख थे जिनका उपयोग वे ठंड से बचने के लिए करते थे। बहुत समय बाद जब पक्षी इवॉल्व हुए तो पक्षियों ने पंख का उपयोग उड़ने में किया। पंखों की उत्पत्ति हुई थी शरीर को ठंड से बचाने के लिए, पर लेटर ऑन दूसरे जीवों ने, मतलब पक्षियों ने, उन पंखों का उपयोग किया उड़ने में। ये पिछले दो उदाहरण थे प्राकृतिक चयन के। प्राकृतिक चयन की तरह ही कृत्रिम चयन भी किया जाता है। उदाहरण के लिए जंगली गोभी, जो कि खाद्य पौधे के रूप में उगाया जाता था। मानव ने कृत्रिम चयन द्वारा इसमें विभिन्न गोभी की किस्में प्राप्त की, जैसे कि फूले हुए भाग का चयन करके गाढ़ गोभी, बंदे पुष्पों से फूल गोभी, पुष्पों की वृद्धि रोकने से ब्रोकली का विकास हुआ। लाल पत्तियों के रंग के लक्षण के चुनाव से लाल गोभी विकसित हुई। पत्तियों के बीच की दूरी को कम करके पत्ता गोभी का विकास किया गया। चौड़ी पत्तियों के लक्षण से केल गोभी का विकास हुआ। आणविक जातिवृत्त, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। डीएनए में आने वाले परिवर्तन उसके द्वारा बनाए गए प्रोटीन में परिवर्तन लाता है, जिसके फलस्वरूप लक्षणों में परिवर्तन आते हैं। जीवों के डीएनए की तुलना की जाए तो उनमें विकासीय संबंध खोजने में और आसानी होगी। मतलब कि अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को कंपेयर करें तो हमें डीएनए में जो समानताएं होंगी, डिसिमिलैरिटीज होंगी, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो दोनों जीव आपस में कितने ज्यादा रिलेटेड हैं। यही चीज हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के अंदर। इससे यह भी सिद्ध होगा कि दूरस्थ संबंधी जीवों में डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में होंगी। जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके डीएनए में बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेंगी, और जो बहुत डिस्टेंट रिलेटिव्स होंगे उनके डीएनए में उतनी ही ज्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे। Comparison of DNA of different species to understand their evolutionary relationship comes under molecular phylogeny. विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। विकास के प्रक्रम में विभिन्न शाखाएं संभव है। नई स्पीशीज के उद्भव से पुरानी स्पीशीज लुप्त हो जाए यह आवश्यक नहीं है। नई स्पीशीज प्राकृतिक चयन तथा आनुवांशिक विचलन के संयुक्त प्रभाव से बनी है, जिसके कारण पुरानी और नई स्पीशीज के जीव आपस में अंतर जनन में असमर्थ हो जाते हैं। पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पुरानी स्पीशीज जो है वो कम दक्ष है। सभी स्पीशीज अपने पर्यावरण के अनुकूल है। जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ प्रगति नहीं होता है। मतलब कि अगर हम ये सोचने लगे कि जो नए जीव बन रहे हैं वो पुराने जीवों से ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा बढ़िया हैं, तो ये गलत होगा। ये सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि बदलते पर्यावरण में उनमें कुछ चेंजेस आए जो कि नेचर ने सिलेक्ट कर लिए। पुरानी स्पीशीज भी जिंदा रहती है, वो अपने तरीके से नेचर में सरवाइव कर रही है। नई स्पीशीज
कुछ अलग तरीकों से, कुछ नए लक्षणों के साथ एनवायरनमेंट में या पर्यावरण में सरवाइव कर रही है। जीवों में विविधता की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना विकास है। जैव विकास के साथ साथ जीवों की शारीरिक संरचना जटिल होती गई है, ये प्रगति का एक लक्षण है, परंतु इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हमारे पूर्वज हमसे अभिकल्पना में कम दक्ष थे। इसलिए यह समझना कि मानव विकास के शिखर पर है गलत होगा। मानव दूसरे जीवों की तरह ही विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और जीव है और हमसे आगे अभी और भी जीव, नए प्रकार के जीव विकसित होंगे। मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। तो ये जो मानव का विकास है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सफर रहा है। मानव विकास को अध्ययन करने के मुख्य साधन है खुदाई, फॉसिल डेटिंग, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन। मानव के प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका मूल में खोजे गए थे, जहां से वह विभिन्न समूहों में अलग अलग जगहों पर गए। ये समूह कई बार अलग हुए और कई बार अलग अलग दिशाओं में जाकर फिर से मिले। इस प्रकार मानव जो है वो पूरे विश्व में फैल गए। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।